सर कम से कम बता देना चाहिए। बस किसी। मेरे चलो स्टार्ट करते हैं। रोशन आप थे? हाँ बोलो ना, सपना बोलो। जी मैम। मैम फिर से बता दीजिए, मैं जी मैम। क्लास इधर नेट बंद था तो नहीं कर पाई। एटॉमिक अच्छा। मास पूछे थे मैम, हम्म। और 20 के ठीक है, बाद बताने के जल्दी लिए से कैसे। थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं जिसमें आप जो बच्चे नहीं आ पाए थे उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने बताया था, इधर पढ़ाया था, लेकिन बहुत बच्चे शायद भाग न जाए इसलिए। बस वैलेंसी आप पढ़े थे ना? वैलेंसी क्या होता है, याद है वैलेंसी? सपना, वैलेंसी याद है? वेट कीजिएगा। एटॉमिक जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ाए थे, सबसे पहले हम ये बताए थे कि कैसे कोई भी चीज़, आप सबको पता है कि दुनिया की हर एक चीज़ परमाणु से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। और एटम के बारे में ऐसा पहले बात होता रहा है कि वो अविभाज्य है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि एटम में भी छोटे छोटे कण होते हैं, जिसमें 3 पार्ट आता है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 पार्ट आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट था, रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था, जहाँ तक मुझे पता है कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, उसकी जो थ्योरी है वो एक तरीके से ये साबित हो गई गलत, और बताना पड़ा कि नहीं, परमाणु जो है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। इसलिए तो दुनिया का हर एक कण मतलब कहीं ना कहीं परमाणु अपने रियल वजूद में है, तभी सभी चीजें बनी हुई हैं। चाहे वो कोई भी सामान हो, कोई भी छोटा सा डब्बा ले लो, ग्लास ले लो, फेविकोल का डब्बा ले लो, कुछ भी ले लो, सब परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से बताया और परमाणु थ्योरी दिया था, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग तर्क था, अपने अपने अलग विचार थे, जिसमें ये जो लाल जो तरबूज वाला थ्योरी था वो किसने दिया था? किसी को पता है? हरी, जल्दी जल्दी बता दीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। टॉमसन का परमाणु मॉडल है, टॉमसन। ठीक है, थॉमसन भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसमें क्या है ना, आराम से सुनिएगा सपना। जैसे किस तरीके से एक बड़ा सा तरबूज लाते हैं, एक बड़ा सा तरबूज हम लाते हैं, और पूरा पार्ट येलो होता है, उसके पूरा पार्ट जो है ना अंदर का येलो होता है, बीच बीच में ब्लैक आपके सीड होते हैं, ब्लैक छोटे छोटे सीड होते हैं। वो जो है ना सीड जो होता है, एक्चुअली माइनस से डिनोट करेंगे, सॉरी, वो जो सीड होते हैं बेटा, वो आपके छोटे छोटे बीच में गड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एज लाइक ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो होते हैं ऐसे होते हैं, ऐसे हर जगह बीच में आपको ऐसे ऐसे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये पूरा जो है, पूरा आपका क्या है, ये आपका तरबूज है। और तरबूज के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, दे आर द इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये टॉमसन की मॉडल थ्योरी है। आपसे पूछ सकता है कि जो तरबूजे वाला सिद्धांत था वो किसने दिया? ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं शॉर्ट में कि थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखा भी है। और परमाणु जो होता है पूरा एक बड़ा सा गोला होता है, यहाँ तक समझ जाओ। उसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में थॉमसन का परमाणु मॉडल ये तो दे ही दिया है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या बातें हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ये क्रिसमस के केक की जैसा लगता है। जैसे पूरे केक में हर जगह देखोगे ना, छोटा छोटा आपका बहुत सारा काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह वो सटा रहता है जो केक बनाते हैं। तो उसका मॉडल एज लाइक तरबूज जैसा भी लगता है और केक की जैसा भी लगता है, जिस केक पे सूखे मेवे या मतलब चेरी, और यू कैन से चेरी लगा रहता है, और छोटा छोटा ड्राई फ्रूट्स अटैच रहता है, एज लाइक का हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी परमाणु पे लगे रहते हैं, ये उन्होंने बताया। तो एक तरीके से केक को भी उन्होंने रिलेट किया, साथ साथ उन्होंने तरबूज को भी रिलेट किया। और क्या प्रस्तावित किया अपने थ्योरी के द्वारा, कि परमाणु जो होता है वो धन आवेशित गोले का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। ये पूरा गोल आपका परमाणु है, और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए, जैसे केक में कोई धसा देता है ना, वैसे। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। जैसे ऋणात्मक किस पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, वो इक्वल नंबर में होते हैं। जैसे कि किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? इससे पहले भी बताया है सबको, कितना होगा?
11 11 भी ही होगा। होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने कि आवेश में वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु कैसा होता है, वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इन्होंने कहा ये जो परमाणु है कैसा है, वैद्युतीय रूप से उदासीन है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को मिलके उदासीन बना देते हैं। इस तरीके से थॉमसन का जो मॉडल था वो उन्होंने दिया था। उसके बाद जस्ट आया था रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, थोड़ा देखो। रदरफोर्ड का मॉडल था, किसी को बताना है कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। यहाँ पे विनीत था, विनीत कहाँ हो आप? विनीत, हाँ, ज्वाइन। हैं, हम्म। वो अपने घूमते टाइम पे क्या बोलते हैं, अपना जो बल होता है वो खोते जाते हैं, मतलब हम्म। चार्ज जो है अपना खोते जाते हैं। हम्म। ये इसमें इनके मतलब मॉडल में फॉल्ट था रदरफोर्ड में। अच्छा अच्छा। जो लग रहा है बोर्स का जो थ्योरी आया था वो फिर उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप बता रहे जैसा सॉरी, रदरफोर्ड वाले में, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके हिसाब से बता रहे कि वो कक्षा में चारों ओर चक्कर काटता रहता है। हाँ, इन्होंने ये बातें जी बताई थी, मैम, और वो हाँ, लास्ट में आ जाएगा। हाँ। हाँ, जी मैम। हम्म। और और इसमें ये है कि एक तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन कि वो वृत्ताकार पे घूमते हैं। उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट और किस था चीज कि पे किया था, क्या चीज यूज किया था एक्सपेरिमेंट वो को परफॉर्म करने वो के लिए? गोल्ड का गोल्ड का जो क्या बोलेंगे, पन्नी सा समथिंग हाँ, ऐसे कुछ बोलते गोल्ड हैं। की पतली सी बहुत चादर। अच्छा। हाँ, सही बता रहे हो। गोल्ड की पतली सी पन्नी थी, एज लाइक कागज। कागज आप देखते हैं ना, कागज से भी बहुत पतली पन्नी थी। और उसमें लगभग कागज जो वो जो गोल्ड का था, पतला सा प्लोथीन, एक तरीके से पन्नी बोल सकते हो आप। उसमें लगभग 1,000 कण मौजूद थे, 1,000 परमाणु मौजूद थे, छोटे छोटे। एक्चुअली ये तो हम बना रहे हैं तो आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट आपको नहीं दिख सकता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। यहाँ पे लगभग 1,000 परमाणुओं के बराबर वो जो सीट थी, गोल्ड फॉइल बोलते हैं, गोल्ड की पन्नी। और इन इस पे उन्होंने क्या किया था, ध्यान से याद कीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। उन्होंने लगभग 12,000 अल्फा कण के द्वारा, लगभग 12,000 अल्फा कण को यूज किया था, अल्फा पार्टिकल को। क्यों यूज किया था? इस पे प्रहार करने के लिए। इस जो फॉइल है, ये जो गोल्ड का पन्नी है, इस पे फॉइल पे प्रहार किया था। और ये हर बार ये जो जा रहा था, इसको पार करके यहाँ से निकल जा रहा था। कहाँ से निकल जा रहा था? किनारे साइड से निकल जा रहा था। इसके किनारे साइड से हमेशा पार करते हुए निकल जा रहा था। लेकिन देखा कि बीच में जब जितनी बार जा रहा है वो टकरा के 180 डिग्री पे मुड़ जा रहा है। कई बार बीच से जो टकरा रहा था 180 डिग्री से मुड़ जा रहा था, या विक्षेपित हो करके, विक्षेपित नहीं होके वो वापस अपने डायरेक्शन में मुड़ के चला आ रहा था। ठीक है। और अल्फा कण के बारे में बोला गया है क्योंकि परमाणु में क्या छिपा रहता है, कोई भी परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन होता है जिसपे प्लस चार्ज होता है, और उस प्रोटॉन के साथ जो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन भी होता है। तो बताया इन्होंने कि जो अल्फा कण इस प्रोटॉन के कण से बहुत अधिक भारी थे, वो भी इस पे टकरा के, ये जो हर एक चीज में चूंकि आपको पता है परमाणु होता है, इस पे टकरा के यहाँ से प्रहार करके ये अल्फा कण भी यहाँ से लौट आया। इन्होंने बोला कि मेरा अल्फा कण जो इतना सॉलिड है, इतना स्ट्रांग है, वो भी इसके प्लोथीन पे टकरा के वापस चला आया। लेकिन ये हुआ था लगभग 12,000 अल्फा कण में से एक दो कण ही वापस आए थे। तो जब देखा कि किनारे से पास हो गया, बाहर जो दोनों बॉर्डर है, दोनों किनारा है ऊपर नीचे, वहां से पास हो गया। लेकिन क्या बात है कि बार बार सेंटर से ये टकरा के वापस आ रहा है। देन ही डिसाइडेड दैट कि बीच में कुछ बहुत बड़ी चीज है जो स्ट्रांग है, और वहां से टकरा करके हमारा जो अल्फा कण वापस आ रहा है। तब कहीं ना कहीं इनका जो दिमाग काम किया और बताया कि बीच में बहुत बड़ा परमाणु का जो एक सेंटर पार्ट है जिसको हम नाभिक बोलते हैं। तो परमाणु के बीच में एक्चुअली नाभिक मौजूद होता है जो बहुत बड़ा होता है, और उसी से टकरा के बार बार अल्फा कण वापस आ जा रहा था। तो ये इनकी थ्योरी थी। लेकिन कहीं न कहीं रोशन, जैसे आपने बताया कि ये बार-बार इन्होंने ये भी बोला कि हर एक कक्षा में चक्कर लगाएँगे और एक दिन टकरा के नाभिक में चले जाएँगे। जैसे मान लो ये पूरा परमाणु है और इसमें अगर इसके बाहर में ये आपका नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, तो इन्होंने कहा
कि गुड इवनिंग। इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाते 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 इसके पास हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है। हम पूरे ग्राउंड में गांधी मैदान में चक्कर लगाएंगे दौड़ते दौड़ते, एक समय ऐसा आएगा कि हम थक जाएंगे, थक के हम रुक जाएंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते थकेगा और थकते हुए क्या है ना, एक दिन दूसरे कक्षा में आके फिर अंतोगत्वा वो नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा। नाभिक मान लो कि नाभिक के अंदर डूब जाएगा। कौन? आपका ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर डूब जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन समाहित होकर डूब जाए या खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में परमाणु जो है उसका विनाश ही होना तय है, परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं गलत साबित हुई, इसलिए कि अगर दुनिया में परमाणु का ही अस्तित्व नहीं होता तो ना हम होते, ना आप होते, ना हमारे आसपास की वस्तुएं होती। क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा हर चीज, इवन आसपास में जो किताबें हैं, कॉपी है, पेन है, एवरीथिंग इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ एटम, परमाणु से बना है। और कहीं ना कहीं परमाणु का अपना अस्तित्व है, वजूद है, तभी तो वो इतने सारे कणों को हम बना पा रहे, इतनी सारी चीजें, छोटा सा मूर्ति हो, छोटा सा ग्लास हो, इसमें बहुत सारा परमाणु यूज किया गया है। स्टील का बहुत सारा परमाणु यूज किया गया है, छोटा छोटा, एक्चुअली हमें दिखता नहीं है। हमारा बॉडी भी सेम परमाणुओं से बना है। लेकिन इनके थ्योरी के हिसाब से एक दिन अगर डूब गया तो विनाश होना तय है, यानी परमाणु फिर नहीं बचेगा, जो कि बात गलत साबित हुई। तो ये इनका विक्षेपण थ्योरी था, अल्फा कणों का इन्होंने यूज किया था, याद रखिएगा। रदरफोर्ड की थ्योरी ये है। यहाँ पे बताया गया था इन्होंने इनके बारे में, रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का यानी नाभिकीय भौतिकी का फादर माना जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता इन्हें बोला जाता है रदरफोर्ड को। याद रखिएगा 1908 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और यहाँ तक हो गया। उसके बाद चूंकि हमें जानना था कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना थे, वही देखो मैंने लिख दिया था 180 डिग्री से। ये नोट हम दे देंगे, नहीं समझ में आएगा जिसको फिर से हम वीडियो बना देंगे अगर दिक्कत तो किसी। 180 डिग्री पर क्या हुआ था, विक्षेपित हो गया था। बहुत बार ऐसा हुआ कि बीच से टकरा के चला आया था। परमाणु का केंद्र कैसा होता है, वो धनावेशित होता है। आप सबको पता है कि परमाणु के नाभिक में, ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन होता है, इस पे हाँ प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। इसीलिए टोटल मास जो होता है आपका किसी भी परमाणु का, उसके नाभिक में स्थिर होता है ना अनन्या। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी जी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वर्तुलाकार मार्ग पे चक्कर लगाते रहते हैं, ये हो गया। उसके बाद कुछ और बचा है, देखते हैं इधर। और इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये जो पूरा परमाणु है आपका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके बाहर जो आपका परमाणु है, इधर बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। सपना ध्यान से, ये जो कक्षाएं हैं इनको नाम दिया गया के, एल, एम, और भी ऐसा सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो पी एन है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे बाहर में बहुत सारी कक्षाएं बनाई गई हैं, के, एल, उसके बाद एम और एन। तो ऐसा है ना, इन्होंने बोला कि ये जो कक्षाएं हैं जिन पे हमारा इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, उसको हम कक्षा नाम देते हैं। कक्षा के अलावा हम इसे क्या क्या बोलते हैं, विविक्त कक्षा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे सेल भी बोलते हैं। मैंने कहीं लिखा था SHELL, सेल बोलते हैं। और इनका क्या है कि ये चक्कर तो लगाते हैं लेकिन कभी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उनके हिसाब से ऊर्जा का ह्रास होता था। लेकिन इसमें क्या है, जैसे अपनी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए एनर्जी फिक्स कर दिया गया है कि नहीं आपका इतना एनर्जी है, आप इसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, आपका एनर्जी इतना है, आप इसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। और इस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि किसी भी एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसको हम निकालने के लिए एक नियम बनाया गया जिसको बोलते हैं 2n² का नियम। और ये कौन दिया था, कौन दिया था हलक, जल्दी 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 बता दो, बोलो भाई। नील्स बोर। ठीक है, इन्होंने ही ये बताया था कि हर एक कक्षा में एनर्जी का लेवल फिक्स है और वह उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चक्कर लगा सकते हैं। तो 2n² में नंबर n जो है आप यूज करेंगे, नंबर 1 2 ये कक्षा का नंबर हो गया, 2 3 4 जितना यूज करेंगे।
तो 2n², 2n का मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, आपका आ जाएगा 2। 2n का स्क्वायर आप 2 ले लो, 2 का स्क्वायर करोगे 8 आ जाएगा। 2n², यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो 18 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ओनली 2। के के बाद आता है एल में रहेंगे ओनली 8। के 8। एल एम में कितना रहेगा? 18। मतलब इतना फिक्स है, इससे कम रह सकता है लेकिन आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते। समझ गए? इससे कम रह सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, इन्होंने जस्ट अपोजिट कहा व्हाट एवर सेड बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो बातें कही कि वो चक्कर लगाता लगाता एक दिन अपनी एनर्जी खत्म कर लेगा और नाभिक में डूब जाएगा, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट महोदय ने बताया, नील्स बोर ने। और इन्होंने बोला कि नहीं, एनर्जी का लेवल फिक्स है। हर एक कक्षा में, जैसे आप अपने रूम में रह रहे हो तो तुम्हारा रूम का पूरा सब चीज फिक्स है कि कितना यूनिट आएगा, ये वो सारी कंडीशन। तो सेम इन्होंने बताया था नील्स बोर ने कि नहीं, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो बाहर की कक्षा होती है वहां पे ज्यादा एनर्जी का लेवल होता है, इसलिए 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में ज्यादा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 32 आएगा, है ना। इसी तरह आगे नंबर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप कक्षा बढ़ाओगे। ठीक है, गुड इवनिंग। और कहने का मतलब बाहर की कक्षा में, जैसे इतना ना मैंने गंदा कर दिया है, सॉरी। जैसे अगर मान लो कि ये आपका परमाणु है, इसके बाहर में मेरे कहने का मतलब समझना, इसके बाहर में, बाहर की कक्षा में एनर्जी ज्यादा होता है, और नाभिक के पास जो जो होते हैं, नाभिक के पास की जो कक्षा होती है वहाँ एनर्जी का लेवल कम होता है। इतना याद रखिएगा। और इनकी जो 2-3 पुस्तकें हैं वो काफ़ी फेमस हुई थी। कभी कभी पूछ देता है रेयर केस में। और ये पूछता है जनरली साइंस वाले बच्चों से ही पूछता है, अगर आपका साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में एग्जाम है तो उनसे ही पूछता है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एटॉमिक थ्योरी बुक बहुत बार हम देखे हैं कि पूरा पूछा है कि ये किसका है, तो न्यूज बोर्ड का। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये तीनों इनकी बुकें हैं जो काफ़ी फेमस हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। और इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1922 में। क्यों मिला था? उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए। परमाणु का एक्चुअली में, रियल में संरचना कैसा है, कि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, और कैसे चक्कर लगा रहा है, वो सारी बातें इन्होंने जो बताई, इसके लिए 1922 में इनको अवार्ड दिया गया। सेम है यहाँ पे, देखो रदरफोर्ड की ये कमियां हैं, जैसा बताया था रोशन ने कि कहा था, जैसे मैंने अभी रिपीट किया, सपना ध्यान से सुनना, कि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होता है, मतलब घूमता रहता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, मतलब एनर्जी निकलता रहेगा। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, जो कि इन्होंने कहा कि एक दिन घूमता घूमता रहेगा और उसकी जो एनर्जी है वो बिखेरता रहेगा, एनर्जी को गायब करता रहेगा, लॉस होगा मतलब, और एक दिन नाभिक से टकरा जाएगा, जिसकी बातों को नील्स बोर ने एक तरीके से जस्ट अपोजिट बता दिया। और ये नील्स बोर का बताया हुआ पूरा, ये ध्यान से देखना एक बार, ये पूरी आपकी नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे शो नहीं किया गया है क्योंकि जूम ज़्यादा नहीं किया गया है। और ये आपकी कक्षाएं हैं, के एल एम एन, ये याद रखिएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बस आपको याद रहेगा, और 2n फॉर्मूला, 2n² का, तो आप बता देंगे कि किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। ठीक है, और ये हर एक कक्षा का इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने का कक्षा है, ये सभी कक्षाएं हैं। यही है बोर का परमाणु मॉडल। एक साइड रदरफोर्ड का बताया और एक साइड ये बोर का। ये जो कक्षाएं हैं K11, जिसको हम लोग कक्षा बोलते हैं, और इनकी संख्या 1 2 3 4 से हम डिसाइड करते हैं। इसको शेल भी बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर ही लिख दिया है, SHEL। 2n² फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। उसके बाद आया था न्यूट्रॉन की बारी। 1932 में चैडविक ने बताया था कि परमाणु का एक अपरमाणु कण है, जिसे खोज निकाला था। और कई बार पूछता है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो टोटल जो एक तरीके से क्रेडिट है न्यूट्रॉन के लिए वो चैडविक जी को ही जाता है।
मतलब यहाँ पे कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है चैडविक के बारे में। और इसका जो ये अनावेशित कण है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन मास कहने का मतलब इसका जो वेट है, द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के बराबर है, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटॉन का जो आवेश है, क्योंकि नाभिक में आपके दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो थोड़ा माइंड अप्लाई करके भी याद कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछता है कोई कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर। तभी तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे में अच्छी बॉन्डिंग बना के आपके नाभिक में टिके हुए हैं, है ना। प्रोटॉन के प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं, न्यूट्रल है, तभी तो दोनों बैठे हुए हैं एक साथ। हाँ, नहीं तो क्यों भला कोई रहेगा। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी किसी के साथ, तो आपके साथ कोई क्यों सर्वाइव करेगा भाई। यहाँ तो देख रहे हो लोग तुरंत एक सेकेंड में, विदिन अ सेकेंड निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग है, तभी ये न्यूक्लियस में टिके हुए हैं। और चूंकि न्यूक्लियस में ये दोनों कण टिके हैं, आगे भी पढ़ोगे इस टर्म को, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोन बोलते हैं। बोले थे ना उस दिन भी। और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। अब आपका आएगा कि जैसे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु का द्रव्यमान कैसे होता है, तो नाभिक में जो भी कण मौजूद है उन दोनों को जोड़ के। अब सपना ने बोला था नीचे में एक्चुअली सारा आपका इंपॉर्टेंट चीज आ ही रहा है। अब कैसे किसी भी कक्षा में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसको आपको इसके द्वारा डिसाइड करना है। 2n² जो हम बताए हैं सेम यहाँ निकाला हुआ है, एक बार गो थ्रू कर ले। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया गया था हाइड्रोजन, उसके बाद 18 तक बताया गया था, आर्गन तक बताया गया था कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा ही हम देखते हैं पहले कि हाइड्रोजन का ही केस देख लेते हैं, फिर से इरेज कर देते हैं। हाइड्रोजन में एक्चुअली आप लोगों को पता है कि टोटल जो है ना इसका जो मास होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और इसका मास कितना है हाइड्रोजन का, हरियप। एटॉमिक नंबर वन पॉइंट वन पॉइंट समथिंग मैम। 1.33, तो उतना कौन लेता है बेटा, 1 ही बोलेंगे ना, 1 ही बोलते हैं ना। यस जी। हाँ, हाँ ठीक है। तो देखो अब पूछेंगे कि क्यों, हाँ सही है फलक, वो क्यों। तो यहाँ पे जो लेख के पास जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, हिंदी यूज करते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, और जो हेड के पास होता है उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। देखो परमाणु संख्या में दो चीजें आएंगी, उसमें आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास है और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन परमाणु संख्या में ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लेते हैं। ठीक है, कि कितना प्रोटॉन है वो आपका परमाणु संख्या है। चूंकि यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सपना आप ही के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु को दिखाने की कोशिश की गई है, और इसके नाभिक में, इसका ये नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये मत सोचना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, नाभिक दिखाया गया है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। इसके बाहर की कक्षा में चूंकि इसके पास, हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, और चूंकि सेंटर में एक सिर्फ आपका प्रोटॉन मौजूद है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या को हम क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या। तो एक प्रोटॉन है इसलिए उसको बोलते हैं परमाणु संख्या, भी हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 आपका परमाणु संख्या। और हाइड्रोजन का फिर मास कितना हुआ, क्योंकि हम बोले हैं आपको कि परमाणु जो द्रव्यमान है जिसको आप एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप सोचिए ना, इसके पास तो 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक प्रोटॉन है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन बाहर की चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है उसी को जोड़ दो, एक प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो एक ही आएगा ना, इसलिए इसका मास भी एक हो जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं। तो हर एक चीज का दूसरा भी चाहोगे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन का दिखाते हैं, ये कार्बन का है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सबको पता है। लेकिन बाहर की कक्षा में इसकी ये पहली कक्षा है, हाइड्रोजन बेचारे की ये पहली कक्षा है, और इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, चूंकि कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम
कम से कम मैंने बोला कि पहले में हम 2 रख सकते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 तो रख ही सकते हैं ना। एग्री कर रहे हो कि नहीं? कम से कम 1 तो हम रख ही जी सकते हैं। मैम, यस, हाँ, उससे तो कम रख ज़्यादा, सकते हैं। हाँ, तो एक वही रखा हुआ है। अब आपका देखो, आपका 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। एक्चुअली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। वाई एटॉमिक नंबर 6? क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि हम पहली कक्षा बनाए हैं, ये तो हमारा नाभिक है, इसको नाभिक को हम येलो से कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। वो नाभिक है, बीच वाले को नाभिक बताया गया, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ-साथ रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है। और एक चीज़ याद रखिए, प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी। कई-कई बार आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या भी पूछ लेगा। तो घुमा के दे देगा, मान लो प्रोटॉन नहीं दिया और इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर आपसे प्रोटॉन भी पूछ लिया, तो अब आप क्या करेंगे? दिमाग में पता रहेगा तब ना कि दोनों की संख्या बराबर होती है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो तो भी आप प्रोटॉन बता सकते हो, प्रोटॉन बोल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो। बता सकते हो ना? जी हाँ। जी मैम। सब बता सकते हो मैम, तो एक भी 2 बच्चे बता सकते हो, सब बता सकते हो। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे 6 आपका इलेक्ट्रॉन बाहर की चक्कर काट रहा है। ये जो पहली कक्षा है इसको हम बोलते हैं के सेल। के सेल में क्या है? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। चूंकि अधिक से हम अधिक 2 ही रख पाएंगे। फिर सेकेंड कक्षा, जिसको हम के बाद एल बोलते हैं, इसमें हम अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं? फलक 8 रख सकते हैं। जस्ट कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। आप करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब 8। हाँ 8। बहुत अच्छा। इसकी एल कक्षा में हम कितना रख सकते हैं? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन चूंकि हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने अंदर रख लिया, अब बचा कितना? 4। तो हम इतना तो रख ही सकते हैं ना, रख सकते हैं ना। यस मैम। हाँ, आप लोग एक बार जरूर खुद से पढ़िएगा। और मैंने ये बताया था फिर कि जितनी भी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब जितना भी आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अक्रिय गैस। हाँ, या नोबेल गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जीरो ग्रुप एलिमेंट है। उस दिन भी बताया था, जीरो ग्रुप एलिमेंट है। और ये सारी गैसेज जो हैं, ये सारी गैसेज इसलिए अक्रिय गैसेज है क्योंकि बाहरी कक्षा इनका 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फुल है। लेकिन आप बोलेंगे मैम हीलियम तो नहीं फुल है। हीलियम के केस में ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे आपको एक्सेप्शन जरूर मिलेगा, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, मतलब कि अक्रिय का मतलब हो गया आप एक्टिव नहीं है, यानी केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है उसमें आप हर बार पार्टिसिपेट करने के लिए उतावले नहीं है। जैसे आपका सब कुछ, जब मैंने उस दिन भी बताया था, जब कुछ हमारे पास सब कुछ हमें मिल जाए, कुछ भी कमी नहीं रहे, तो हम क्यों उतना मेहनत करेंगे, क्यों ज़्यादा हार्ड लेबर करेंगे? जाहिर सी बात है। तो दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड, मतलब पूरा एकदम सब सब कुछ भरा पूरा है इनके पास, इसलिए ये ज़्यादा किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है इंग्लिश में अक्रिय गैस। नोबेल गैस भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी परमाणु का जो बाहरी कक्षा होता है, बाहरी कक्षा में तुम्हारे लिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं, बाहर कक्षा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम नंबर होती है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 8 होती है। ठीक है, ये हो गया। ये तो बता ही दिए, एक बार आप पढ़ना, इसको समझ में आ जाएगा। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसकी बाहर की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, कितना इलेक्ट्रॉन हो, जल्दी। हर एक परमाणु क्या चाहता है कि इसकी बाहर की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8। 8। 8। हाँ, और लोग रोशन धीरे से बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, 8। और 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रक्रिया को ऑक्टेट पूरा करना बोलते हैं। ऑक्टेट पूरा करना बोलते हैं, जिसको अष्टक बोलते हैं यहाँ पे कहीं, अष्टक पूरा करना भी बोलते हैं। यानी क्यों, अब एक चीज आप ही लोग से हम पूछेंगे, क्यों चाहता है हर एक एलिमेंट का परमाणु कि हम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा करें? हाँ, ऑक्टेट रूल पूरा करें, क्यों चाहता है? ऐसा क्यों चाहता है, जल्दी बताइए, हरी अप, बोलो कोई। मैम ताकि उसका पूरा हो जाए। क्या पूरा हो जाए? मतलब अपनी भरपाई करने के लिए एटॉमिक जो नंबर होती है मैम।
मसरूफा ने थोड़ा सही बोला। हाँ सपना क्या बोल रहे हो? बोलो, सही बोल रहे थे, बोलो ना सपना। अपना एटॉमिक नंबर जो होता है ना, हाँ वो हाँ, पूरा करने के लिए नहीं बेटा, चाहता है कि एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर पूरा करने के लिए नहीं, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु चाहता है कि बाहर की कक्षा में, बाहर का जो, ये तो हम अंदर का बना रहे हैं, ये छोड़ दो, बाहर की कक्षा में कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट इसलिए चाहता है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेना, ताकि उसके बाद उसको ज़्यादा किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेना पड़ेगा। वो जो है ना, बाहर की कक्षा एक तरीके से पूरी स्थिर हो जाएगी। जैसे आपके पास कुछ कमी है तो आप चाहोगे ना उस कमी को पूरा कर लेना। हाँ जी मैम। हाँ, तो वही हर जो एलिमेंट है यही सोचता है कि जो मेरी बाहर की कक्षा है वो कहीं ना कहीं 8 नंबर इलेक्ट्रॉन से भर जाए, वो अष्टक उसका पूरा हो जाए, जिसको ऑक्टेट पूरा करना भी बोलते हैं। अभी मसरूफा, फलक और अनन्या ने भी बताया कि वो चाहता है कि 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना ले, ताकि एकदम मस्त चिल होके सब कुछ हमको मिल जाए, आराम से हम पड़े रहें, सोए रहें, ऐसा वाला हाल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अष्टक पूरा करना। क्या बोलेंगे हिंदी में? अष्टक पूरा करना। अगर आप 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हैं तो आप बोलेंगे उसको अष्टक पूरा करना। ठीक है, लेकिन अब आप पूछेंगी कि मैम ये कैसे होता है, तो कई बार हमें इस चीज़ के लिए 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में बनाने के लिए कई बार हमें बाहर किसी से लेना भी पड़ता है, और दूसरे मतलब तत्व से, और कई बार दूसरे तत्व को देना पड़ता है। मैंने इसके लिए समझाया था सोडियम क्लोराइड के बारे में, ऊपर है या नहीं देखते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे बताते हैं। नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था। एक्चुअली बता दूँ तो NaCl वाला, वो अपने तक पूरा कर लेता है मैम, 2 8 सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 11 11। 11, कैसे कैसे रखेंगे, जल्दी बता दो। 2, 2 8 और 1। तो हाँ सही है। क्लोरीन का? 17 17 होता है। हाँ 2 8 2 8 7 तो आप 2 8 8 ठीक है। अब देखो क्या होता है ना सपना, जब केमिकल रिएक्शन, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है नमक बनाने के लिए, आर्यन, नमक बनाने के लिए जब केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तो इसकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में देखो कि 2 है, ठीक है। दूसरी कक्षा में 8 है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट वाली कक्षा में। फिर यहाँ पे देखो 2 है, 8 है, 8 तक तो ठीक है। फिर यहाँ पे 7 है। तो देखो दोनों में से दोनों चाहेगा कि मेरा मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये भी चाहेगा और ये भी चाहेगा, दोनों चाहेगा, सोडियम भी चाहेगा, क्लोरीन भी। लेकिन बेटा बात सुनना मेरी, जब आप किसी को बहुत बार क्या होता है ना, किसी को जब आप देते हैं तो ज़्यादा देने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। अब ज़्यादा रोटियां बनानी है आपको, अगर रोटी अभी बनाने के लिए मैं बोल दूं तो आपको क्या हाल होगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फ्लोर, ज़्यादा आटा भी लगेगा, सब कुछ ज़्यादा लगेगा, और पसीना तो अलग बात है, लगेगा ना, यानी एनर्जी आपकी ज़्यादा खपत होगी होगी ना, अगर आपके घर में जी ज़्यादा मेंबर हैं तो। लेकिन अगर आप 1-2 रोटी का जहाँ तक हिसाब किताब है तो आप वो आसानी से तुरंत मिनटों में बना लेंगे, और इसमें उतनी एनर्जी 7 की अपेक्षा में ज़्यादा एनर्जी 1 वाले में नहीं लगेगी। 7 से कम लगेगा ना? लगेगा ना जी जी? जहाँ हाँ कोई जी मैम। एक इंसान यस मैम। पूरी 7 नंबर की फैमिली, पूरी 7 फैमिली को चला रहा है, जैसे 7 मेंबर है, जहाँ दूसरा इंसान, उसके पास एक पति पत्नी और एक बच्चा है, उसको चलाने में ज़्यादा सुविधा होगा ना, है ना? थोड़ा सोचो, एक ही आदमी मिलके। यस तो उसी तरीके से अब ये क्या करेगा, सोडियम जब दोनों में रिएक्शन होता है तो सोडियम बेटा बोलता है कि ले मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 है और मुझे देने में उतनी तकलीफ नहीं होगी, मेरा एनर्जी उतना लॉस नहीं होगा, तो ये दे देता है। तो देने वाला हमेशा मतलब एक तरीके से ऊपर होता है। जब हम किसी को हाँ कुछ देते हैं तो हमारा दर्जा ज़्यादा ऊपर होता है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मानते जी हो? मैम।
तो जब ये देने वाला है तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आप देखोगे, और क्लोरीन ये इंटेक करता है, लेता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है ना। बोलते हैं ना मतलब जाहिर सी बात अभी समझा ही दिया। तो ये जो बेटा अपना एक दे देगा, तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं 1 को, और ये दे देता है, तो अब क्लोरीन भी बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो बाहर की कक्षा में इसके पास 7 ना होके अब इनके पास कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 8 8 हो जाएगा। तो 8। इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये भी देखो अपने बाहर की कक्षा में 8 बना लिया, और ये भी बना लिया। जैसे भी बनाया हो, इसने दे के बनाया हो और इसने ले के बनाया हो, पूरा हो गया ना ऑक्टेट यस सपना? जी मैम। हाँ, अब इस जी मैम। तरीके से आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। समझ गए? ये आपका नमक बन के तैयार है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? समझे सपना? हाँ जी मैम, आप समझ भी तो गए। खुश, जी मैम। क्योंकि और सारे बच्चे। और एक चीज याद रखना, अब वैलेंसी यानी संयोजकता की बारी आई, अभी तुरंत समझ जाओगे संयोजकता किसे कहते हैं। किसी भी एलिमेंट में जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़े या किसी से लेना पड़े। अभी बताओ सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया? एक एक एक। छोड़ा मैम। एक छोड़ा है, यहाँ पे एक था ना, एक हम लोगों ने दे दिया। हाँ, बहुत अच्छा अनु। तो इसी को बोलेंगे इसकी वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, यानी संयोजकता जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक हुई। बहुत अच्छा, कीप इट अप। तो ये सोडियम का वैलेंसी, और क्लोरीन वाले पे भी आ रहा है। और बताओ, एक बात बताना, ध्यान से सुनना, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा किया है, ये बात बताओ। एक लेकर। एक नहीं, लेकर। एक एक। हाँ अनु, जितना हम लेते हैं ना पूरा करने के लिए भी, जितना मैंने लिया, जितना किसी ने दिया, वही हमारी वैलेंसी होगी। ठीक है, क्योंकि सात जब ज्यादा किसी भी रिएक्शन में, कभी भी याद रखना अनु, किसी भी रिएक्शन में जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बाहर की कक्षा में, तो हर एक केमिकल रिएक्शन में ये कोशिश की जाती है कि कम वाला दे दे, ज्यादा वाला ना दे, क्योंकि उसको देने में बहुत एनर्जी लॉस करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझे? आप ही को बोल रहे हैं। और ऐसे केसेस में बाहर में मान लो कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे सोचना कि यहाँ पे 7 था ना क्लोरीन के पास, तो आप क्या करते, चूंकि हमें ऑक्टेट पूरा करना है, तो हर जगह 8 में से 7 माइनस कर देते हैं, 1 आ गया बैलेंसी। अगर 6 रहता बाहर की कक्षा में, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी 2 हो गई बैलेंसी। अगर मान लो कि बाहर की कक्षा में 5 रहता, तो हमारी बैलेंसी हो जाती 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। बिकॉज हम किसी भी रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करना चाहते, कोई भी एलिमेंट नहीं करना चाहेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ इसकी भी वैलेंसी बेटा 1 हो गई, लेकिन इसकी क्या है, +1, और इसका -1, क्योंकि ये लिया है ना। ठीक है, याद रहेगा? समझ में आया मैम, सब लोग? जो लेता है उस पर ऋण आवेश चढ़ता है, मतलब हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ। जो देता है उसको धन। और यही किसी भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो तत्व है, उसका अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होता है, उसी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं, उस तत्व की वैलेंसी बोलते हैं। वही लिखा है कि यहाँ देखो क्या दिखाया गया है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा, येलो से कर देते, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसको जितना भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वैसे इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो अंदर की कक्षा का 2, 8 कभी भी भाग नहीं लेता बेटा। जो लास्ट वाला कक्षा होता है ना, उसी का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। याद रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कई बार क्वेश्चन देता है ऐसे एग्जाम में कि केमिकल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो आप क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आया? इसको क्या किया गया है, कैसे निकाला गया है, मैं बता रही थी अभी कि बाद में 8 है, बाद में 2 है। अब इसका जो वैलेंसी है 2 है, जिसका कम
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाहर की कक्षा में, वो उतना ही देके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यहाँ मैग्नीशियम के केस में देखो सपना, 282 है तो ये 2 दे देगा, तो ये इसकी वैलेंसी 2। 283 है तो ये 3 दे देगा, इसकी वैलेंसी 3। 284 है, ये 4 दे देगा, इसकी वैलेंसी 4। लेकिन एक एक्सेप्शन केस ये है 5 वाला, 285, यहाँ पे 5 है, इसके बारे में अभी हम तुमको बताएंगे। तो ये कभी कभी क्या करेगा, ये 5 भी दे देगा या कभी कभी 3 भी। ये ऐसा होता है, क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा लगभग 18, आई थिंक 18 तत्व दिया गया है, उसकी पूरी वैलेंसी दी है। और जिसका 8 पूरा है, तो 8 माइनस 8 करोगे तो क्या जरूरत है, लेगा ये, क्यों लेगा, नहीं ना लेगा। तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। जिसका बाहरी कक्षा फुलफिल है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी मैम। 0 होगी, जाहिर सी बात है यहाँ तक। और अगर नहीं आता है तो 8 में से घटा के देख लेना, आपका आ जाएगा। अब चले आते हैं जो मेन चीज हम लोग को बचा था, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अभी हम बहुत बार बता रहे, परमाणु संख्या में हम किस किस संख्या को जोड़ते हैं, जल्दी, बहुत बार बार हम बताए हैं, जल्दी बताओ। संयोजी प्रोटॉन संख्या। होते हैं। फिर से बोलिए तो रोशन। एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन आता है मैम, हाँ ठीक है, और एटॉमिक मास में आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है। बहुत अच्छा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़, है ना। अगर हम आपसे बोले कि किसी परमाणु में किसी कोई जो तत्व है, एक तत्व है, यहाँ लिख देते हैं, कोई एक तत्व है, ठीक है, उसमें आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 12 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये है इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। और साथ साथ आपके जो न्यूट्रॉन की संख्या है, वो न्यूट्रॉन है आपका, न्यूट्रॉन है आपका 13 है। तो इसका एटॉमिक नंबर किसका हो, कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी बताओ। एक हाँ बोलो, क्या बोले पलक। एक तत्व है जिसमें 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या 13 है, तो उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होगा, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान दोनों 1 को होना एक चाहिए मैम, माइनस फिर से माइनस माइनस -13 -12 ना मैम। -13 माइनस 13 12। -12 होना चाहिए, क्योंकि रोशन इलेक्ट्रॉन, रोशन रोशन सॉरी इलेक्ट्रॉन दोनों बोल रहे को हैं ना, जोड़ देंगे ना। इलेक्ट्रॉन, 12 और 13 इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं 25 कर हुआ। सकते मैम, सॉरी इलेक्ट्रॉन है वो, हाँ, उसको हम प्रोटॉन नहीं दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है ना, हम्म, सॉरी मैम। तो अच्छा ये ठीक है, 13 तो ठीक है, 13 हाँ, आपको न्यूट्रॉन है, मतलब मतलब ऊपर का ये एटॉमिक मास में दोनों आ जाएगा, क्योंकि जितना न्यूट्रॉन दे रहा है 13, अच्छा आप बट एटॉमिक मास यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन बताइए। की संख्या 6 दे रहा है। हाँ अच्छा, अनु का तो भी हम इसको देखें। मैम ये करेंगे, -6 कर देंगे, तो 13 -6 करेंगे मैम, 1 मिनट, 6 करेंगे, सॉरी 12 है ना, 7 7 6 13। ठीक है, आप बताओ सपना क्या बोल रहे थे दोनों को। नहीं मैम, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 13 है। हाँ, अगर ये जो परमाणु, ये प्रोटॉन दिया रहेगा मैम, हम्म देता तो वहां पर ऐड कर देते दोनों को, परमाणु हम्म, द्रव्यमान निकालने मतलब के एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर लिए। दोनों में से कुछ नहीं निकाल पाएंगे आप, बोलो भाई। मैम फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, तुम लोग को थप्पड़ खाने की जरूरत है, ठीक है, सबके सबको। हमने बोला एक तत्व है, ठीक है, कोई भी एक तत्व है। एटॉमिक एटॉमिक मास तो मैम एटॉमिक मास 13 तो अब हो हम जाएगा। आपको कुछ नहीं बताएंगे रोशन, अभी क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। कोई एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन कितना है, उसमें उसके इलेक्ट्रॉन है कितना, मैंने बताया था 12 इलेक्ट्रॉन है, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, और 12 इलेक्ट्रॉन है और 13 न्यूट्रॉन है। हमने क्या पूछा आपसे कि हमें परमाणु द्रव्यमान चाहिए और परमाणु संख्या चाहिए, जल्दी।
कोई नहीं बता पा रहा है, इतना बार रिपीट क्यों? मैम परमाणु परमाणु द्रव्यमान 13 है और अच्छा, परमाणु संख्या 12। अनु ने बताया परमाणु 12। अच्छा ठीक है, अनु के हिसाब से लिखा परमाणु 12। और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा अनु? और कोई है? नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा? और 13 शिफा 13। 13 13। और परमाणु संख्या 12। अच्छा, अनु ने बोला 25 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, पहले हम पूछते रोशन, अनु ने सही बताया है या गलत बताया? जल्दी बताइए। अनु ने बोला परमाणु संख्या 12 है और परमाणु द्रव्यमान 25 है। द्रव्यमान परमाणु एटॉमिक मास जो बोल रहे हैं उसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन तो यहाँ पे है नहीं। मैम प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? सबको तो एक एक थप्पड़ अपने अपने हाथ को लेके एक एक थप्पड़ खुद से मार लो। अनु छोड़ के। और आयशा भी सही बता रही है, फलक भी ठीक बता रही है। यहाँ पे हम कितनी बार रिपीट किए हैं कि परमाणु संख्या आपको निकालने के लिए प्रोटॉन का नंबर पता होना चाहिए, ठीक है नहीं है, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बेटा रिपीट किया है बार बार कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो गुनाह हो गया, आप उसको प्रोटॉन भी तो समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के पास जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप नहीं बता देंगे? नहीं यार, निकाल पाएंगे परमाणु संख्या। वो एटॉमिक मास एक मिनट, परमाणु संख्या आप नहीं निकाल पाएंगे मास कहीं? तो एक मिनट, परमाणु संख्या कितना होगा? परमाणु संख्या कितना होगा? परमाणु संख्या कितना 24। होगा? 26। परमाणु संख्या पूछ रहे हैं। 12 नहीं होगा। तुम लोग का दिमाग कहाँ चल गया है? 12। कितनी बार बोल रही हो परमाणु संख्या क्या होता है? कि कितनी बार बोला परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। दिमाग में लिखते नहीं हो कॉपी में? परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉन की संख्या चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो 12 नहीं हो जाएगा एटॉमिक नंबर? बोलो। जी मैम। और आपको ये पता है कि प्रोटॉन ही हम जब 12 निकाल लिए, चूंकि 12 क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु संख्या। तो जब आप प्रोटॉन की संख्या निकाल लिए, परमाणु संख्या आप निकाल लिए कि परमाणु संख्या आपका कितना है? 12 है, तो आपको नहीं पता चल गया कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है। अब हम प्रोटॉन जोड़ देंगे, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन, हमारा मास कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान। कहाँ चला गया है दिमाग? घास खाने। ये नहीं समझे हैं रोशन? ये फ्रॉम डे 1 है। फिर से देखो, बता रही हूँ। परमाणु संख्या और उसका ये हम अभी आपको फिर से पूछते हैं, फिर से समझाते हैं। परमाणु संख्या देखो निकालते हैं। जी हम जानते हैं कि चूंकि एक्चुअली मैं ये टर्म हम लोगों ने, ठीक है, अभी पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन तो डे 1 से हम रिपीट करते आ रहे हैं, तभी ये बच्चे बता पा रहे हैं। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में सेम होते हैं। अजी क्या बोला आपने? आप बोले थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होती है ना, तो सही बात है, वहाँ पे गलती प्रोटोन की संख्या कैलकुलेशन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कई बार एग्जामिनर में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रोटॉन नहीं देके आपको घुमाने के लिए वहां सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या दे देगा, आपका दिमाग चेक करेगा। और आपको अगर पता है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बना लेंगे कि चूंकि हमें पता है प्रोटॉन बराबर होता है किसकी? नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन के, तो अब आप निकाल लेंगे आसानी से। कोई बात नहीं, आगे देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं फलक। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होता है। आप सबको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन होता है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। ये तो समझ में आ गया ना?
यहाँ तक कोई दिक्कत? कि प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है और इस परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, कोई भी एक तत्व है तो वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से प्रभाषित किया जाता है। सीधा पूछे कि प्रोटॉन की संख्या का क्या मतलब, यानी कि परमाणु संख्या। यानी हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो गया 1, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक प्रोटॉन भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार कार्बन के लिए इसलिए ये जो हाइड्रोजन है इसका मास भी क्या होता है, एक हो जाता है, इसका द्रव्यमान भी एक ही रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा 0 है। तो 1 में जब 0 ऐड करेंगे यानी प्रोटॉन की जो संख्या है हाइड्रोजन में 1 है, तो उसमें जब 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो परमाणु जो आपका मास है, परमाणु भार, वो भी तो एक ही रह जाएगा ना। रोशन समझ रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं, ठीक है। तो मास इसका हाइड्रोजन का जी मैम। एक रह जाता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए जो जेड है वो उसका परमाणु संख्या है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन की संख्या आपकी 6 है और 6 प्रोटॉन एक्चुअली बताने का है ना, इन लोगों को ये भी बताना चाहिए कि 6 प्रोटॉन तो है लेकिन ये प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटॉन की संख्या है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दिया नहीं है। इसी प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, इसकी परमाणु संख्या बोलते हैं। यही है, हो गया। अगर आपको नहीं यहाँ दे रखा है तो हम बता रहे हैं, कभी भी आप चेक भी कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की हमेशा बराबर होती है। परमाणु द्रव्यमान देख लो। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। यानी मेन चीज जो है ये है, द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ के निकाला जाता है, क्योंकि किसी भी परमाणु का जो पूरा भार होता है उसके नाभिक में होता है ना। बोलिए सपना। मैम यहाँ पर आपने ये तो होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, लेकिन दूसरे में बोला गया है कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है मैम। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या तो 13 आपने बताया और प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर बराबर होता, पहले एक कॉन्सेप्ट सुन लो, अगर मान लो कि परमाणु यहाँ प्रोटॉन है, इस पे प्लस चार्ज है और इसकी संख्या दोनों बराबर होती तो अलग बात था, लेकिन ऐसा है ही नहीं, द्रव्यमान बराबर होगा और चूंकि इस पे न्यूट्रल चार्ज होता है ये 0 होता है, ये हम बताए हैं। और इसका पूरा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, इसके नाभिक में उपस्थित जो भी कण है उसके वजह से होता है परमाणु द्रव्यमान। तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि नाभिक में जो कण मौजूद होता है उन दोनों का योग आपका, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, उन दोनों को जोड़ दो, आपका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। मैंने ये बताया। दूसरी बात ये बोला कि किसी भी तत्व में प्रोटॉन का जो संख्या होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जब इलेक्ट्रॉन पी बराबर है ई के, तो अगर हम क्वेश्चन में ई दे दिए, आप पी नहीं दिए, तो आपके पास दिमाग अप्लाई करेंगे तब तो आप ई का यूज करके पी से इसको रिलेट करके निकाल पाएंगे। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ बनाते हैं ना, मैथ वाला काम है। हमने बोला कि यहाँ पे एक कण खोजा गया था, न्यूट्रॉन इसका नाम है। इस पे अनावेशित होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। मास इसका जो होता है ना, वेट, भारीपन जो होता है वो आपके बराबर होता है प्रोटॉन के। हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से कभी बोला ही नहीं है कि वो प्रोटॉन के बराबर हो, हमेशा प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। फिर यहाँ पे देख लो, जैसे इन्होंने बोला जेड को हम परमाणु संख्या से डिनोट करते हैं और ये जेड बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या से, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, आपको अभी टाइम लगेगा आप सबको। और हम मास को ए से डिनोट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हमने बोला परमाणु द्रव्यमान। ये छोटा सा चीज आप याद रखिए। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना? तो यही जी मैम। और दिमाग में साइड में मेरा बात भी रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा एग्जामिनर
आपको फंसाएगा तब। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, बस इतना याद रखने का जरूरत है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ लिखा है कि ये जो परमाणु है नाभिक में मौजूद होते हैं, कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। मैंने ये बात पहले भी बताई कि न्यूक्लियस में जो चीजें मौजूद है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु का लगभग सारा जो द्रव्यमान होता है किसी भी परमाणु का, उसके नाभिक में जमा होता है, नाभिक में संचित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को जोड़ के यहाँ 12 आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान है 27 यूनिट है, क्योंकि 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया गया तो 27 यूनिट आ गया एल्युमिनियम का द्रव्यमान। ठीक है, तो चूंकि नाभिक में जो कण आपके मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। हाँ सपना बोलो। मैम अगर प्रोटॉन की संख्या दिया हो और परमाणु द्रव्यमान दिया हो और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एक मिनट, फिर से बोले तो आप क्या बोल रही हैं? प्रोटॉन की संख्या दिया हो और हाँ। परमाणु द्रव्यमान दिया हो, हाँ। न्यूट्रॉन हमें निकालना है हम्म तो कैसे निकालेंगे? आपका जैसे प्रोटॉन की संख्या कुछ बोलो, मैं निकाल के बताती हूँ। हाँ बोलो। प्रोटॉन की संख्या कुछ भी मान लीजिए 10 ठीक है, चलो। और परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए 15, परमाणु तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। आपने बोला परमाणु द्रव्यमान 15 है, मान लीजिए। आपने बोला ना लेट इट बी, इसको मानना है। आपको क्या चाहिए अब? आप क्या चाहिए आपको डिमांड? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। ठीक है, चूंकि बेटा यहाँ जो परमाणु द्रव्यमान है, हमको अगर याद रहेगा कि हाँ बहुत अच्छा, कीप इट अप। यहाँ जो होता है परमाणु जो द्रव्यमान है, इधर लिख देते हैं। यहाँ जो परमाणु द्रव्यमान है ये आप सबको पता है। परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो दोनों जोड़ के परमाणु द्रव्यमान में जब दोनों का योग हमको 15 दिया गया है और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे दी गई है 10, तो हम क्यों नहीं 15 में से 10 घटा लेंगे, हमको न्यूट्रॉन का संख्या आ जाएगा। हम यही रख देते हैं P प्लस, चूंकि आप क्वेश्चन से खुद बोल रही है कि P प्लस एन इक्वल टू 15 और हमको चाहिए न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें से P की संख्या घटा देते हैं, हमको न्यूट्रॉन का संख्या आ गया। तो P का संख्या कितना था, अब घटा लीजिए ना। P कितना है आपका? मैम सॉरी मैम, और मुझे 15 पूछना इक्वल टू 5, आपका ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। क्या पूछना था फिर? और परमाणु संख्या। हाँ बोलो, परमाणु संख्या पूछना था, कुछ और पूछना है आपको? हाँ परमाणु संख्या। हाँ बोलो, क्वेश्चन बताओ। यही क्वेश्चन है। प्रोटॉन की संख्या कुछ भी मान लीजिए मैम, मान लो, ठीक है, परमाणु संख्या आप कुछ भी मान लीजिए। और परमाणु द्रव्यमान कुछ भी मान परमाणु लीजिए। संख्या चलो 15, परमाणु द्रव्यमान 10 परमाणु द्रव्यमान आप दोनों बोले हो, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। एक मिनट बेटा, समझाना बहुत जरूरी है। द्रव्यमान बोलिए, आप ही बोलिए कुछ। 20 मान लीजिए। चलो ठीक है, आपको क्या निकालना है? परमाणु संख्या। हाँ बोलो। मैम प्रोटॉन की संख्या 15 है और परमाणु द्रव्यमान 20 है, तो हमें परमाणु आप संख्या पहले परमाणु संख्या खुद ही बोले थे, यहाँ प्रोटॉन की संख्या बोल रहे हो। जी। ये आपने बोला प्रोटॉन की संख्या आपने बोला 15 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 20। आप सही है ना? परमाणु संख्या निकालनी है जी। आपको परमाणु संख्या निकालना तो है। मैम परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर ही तो है। अरे प्रोटॉन की जो संख्या है बेटा वो परमाणु संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसका आंसर 15 हो जाएगा। समझ गए? हाँ वही तो मैम प्रोटॉन की जो संख्या नहीं परमाणु संख्या है ना, तो उन्हीं को इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं क्या मैम? यस, हाँ। इसी में की संख्या भी बराबर होती है, वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या बराबर होता है आपकी प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, परमाणु संख्या। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर आपको परमाणु द्रव्यमान बोले, कोई बात नहीं, हम समझते हैं सबका प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, समझे? ये रहने देते हैं आपको यहाँ पे, जल्दी से हम इसको ये नहीं आयशा, सॉरी आई कांट डू दैट, क्योंकि इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। एक में बस थोड़ा सा लिटिल बिट
यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज देखिए, Z P लिख देते हैं। यहाँ पे परमाणु जो पूरा तत्व है उसको कैसे डिनोट करते हैं, बीच में जैसे सिंबल लिखा जाता है, ऊपर में मास यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या जो है नीचे लिखा जाता है। कई बार इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे Na का लिखा ना, तो सोडियम का जैसे यहाँ पे लिख दिया इसका संख्या और यहाँ पे लिख दिया इसका द्रव्यमान, ऐसे भी लिखा जाता है। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कार्बन का कितना हो गया, कार्बन यहाँ पे C6 हो गया, इसका परमाणु संख्या ये हो गया, तो परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हम एक को बताए हैं, यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं किसी भी एटम का। हमने C यूज किया था बिकॉज हम कार्बन का यूज कर रहे थे। एक मिनट बच्चे, ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन का। आगे बस समस्थानिक एक नया पॉइंट है। समस्थानिक का मतलब होता है, सम मतलब बराबर, स्थानिक मतलब एक स्थान वाला, यानी जब कभी भी एक तत्व होगा और तत्व का बहुत सारा रूप होगा लेकिन उसके स्थान बराबर होंगे, यानी कि स्थान जैसे एक 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 है ना। कई बार आप देखोगे जब आप एग्जाम देते हो ना तो बहुत बच्चों का रैंक बराबर आता है ना, रैंक बराबर आता है ना, आप देखे होगे आप सब। तो या रोल नंबर, कई बार मार्क्स बराबर आ गया उनके। तो इसी तरीके से समस्थानिक क्या होते हैं, प्रकृति में कुछ तत्व होते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या थोड़ी अलग अलग होती है। परमाणुओं की जो पहचान की गई है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है। कई बार ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान है, परमाणु संख्या समान होने के कारण उनका जो स्थान का नंबर है वो सम अस्थान है, यानी एक एक एक। हाइड्रोजन का 3 आपको मिलेगा उसका समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कई बार आपको ये पूछता है, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं कि ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, और कई बार इसका नंबर भी पूछ लेता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु को ले ले, इसका 3 परमाणु स्पीसीज होता है या 3 समस्थानिक होता है। जैसे प्रोटियम, तो प्रोटियम में क्या है कि एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होने की वजह से उसका जो मास है और उसका दोनों भार है, दोनों द्रव्यमान और दोनों का भार और द्रव्यमान और स्थान दोनों बराबर है। समस्थानिक का मतलब हो गया स्थान समान है, भार का मतलब हो गया भार समान है। तो यहाँ पे भार भी इसका समान है क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन था। लेकिन ड्यूटेरियम के पास देखो, इसके पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ के इसका भार 2 हो गया। और लेकिन चूंकि प्रोटॉन एक जो तीनों है उसमें एक एक है, इसका जो स्थान है इसका भी एक है और डी से डिनोट करते हैं। ट्राइट्रियम को टी से डिनोट करते हैं। समस्थानिक का मतलब स्थान सबका सेम है, इसमें आपको प्रोटॉन मिलेगा एक, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है 2 है, तो 2 + 1 करेंगे तो 3, इसका परमाणु द्रव्यमान आ गया ऊपर में। तो परमाणु की जो संख्या है यहाँ पे समान है लेकिन इन सब का द्रव्यमान अलग अलग है। पहले वाले में द्रव्यमान 1 है, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। इस प्रकार के इस तरीके का जो तत्व का उदाहरण है आपको मिलेगा बहुत सारे तत्वों में, जैसे कि कार्बन का 2 आपको मिलेगा मतलब समस्थानिक। जैसे दोनों का स्थान बराबर है तो 6 और 6, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो 12 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 14 हो गया। फिर क्लोरीन में भी सेम केस आता है, क्लोरीन का भी 2 समस्थानिक है। स्थानिक मतलब स्थान तो बराबर है, यानी एटॉमिक नंबर समान है लेकिन एटॉमिक मास अलग है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों में अलग है। इनके स्थान पे आप बता सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक वैसे मतलब आपके तत्व के अपरूप है या परमाणु स्पेसीज हैं, परमाणु के स्पेसीज हैं जिनकी स्थान की संख्या बराबर होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। अगर आपसे बहुत लोग पूछे तो आप बता सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। प्राकृतिक में क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 2 रूप है इसका। जैसे एक का द्रव्यमान है 35 यूनिट और एक का है 37 यूनिट, जो कि अनुपात जो है 3 और 1 के रेशियो में पाया जाता है।
अब यह प्रश्न उठता है कि इसका इसका जो मतलब इसका मास हम कैसे निकालेंगे। चूंकि दो रूप में पाया जाता है इसीलिए क्लोरीन का तो है, क्लोरीन का ही है। और चूंकि इसका मास कई कई बार आप देखोगे ना 35.5 लिखा रहता है। क्यों, क्या रीजन है, कभी सोचा है? क्योंकि ये 3 और 1 के अनुपात में मिले रहते हैं, तो इनको जोड़ करके इनका एवरेज निकाल के फिर इनका मास निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो मास निकाला गया है कि 35 का 3:1 का मतलब हो गया कि ये 75 होगा और ये 25 होगा। तो यहाँ पे देखो 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100 करके इन दोनों का मास निकाला गया है और इनको फिर डिवाइड करके इनका वैल्यू निकाला गया है, जो है आपका क्लोरीन का द्रव्यमान। क्यों ऐसे क्लोरीन का द्रव्यमान देता है, कई बार बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आया है। तो जो भी आपके समस्थानिक हैं और जितना रेशियो में अगर वो पाया जा रहा है तो उन दोनों के रेशियो को मिला के तभी हम परमाणु द्रव्यमान निकाल पाते हैं। तो ये क्लोरीन के साथ ये चीजें हैं। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, इस बात पर डिबेट हुई थी। तो जितना भी प्रकृति में जिस रेशियो में ये दोनों उपलब्ध है, इसी के वजह से इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिट आता है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। मान लो कि आप एक है लेकिन बहुत सारे आपके रूप हैं, लेकिन आपके रूप किस किस रेशियो में पाए जा रहे हैं, 1:2:3 इस अनुपात में। तो सबका अनुपात का रेशियो निकाल के परसेंटेज वैल्यू में फिर भाग दे करके डिवाइड दे के एवरेज निकालते हैं और एवरेज द्रव्यमान को ही हम किसी एक परमाणु का मेन द्रव्यमान मानते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। क्योंकि इसका 2 समस्थानिक होता है, इसकी वजह से इसको इस तरीके से, और रेशियो 3 और 1 के अनुपात में है, इसलिए से इसको ऐसे निकाला जाएगा क्लोरीन के केस में। अगर किसी भी तत्व का समस्थानिक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उसको आप ऐड कर देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो वही उसका द्रव्यमान होता है। तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो योग होती है उसी को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही तत्व समस्थानिक रूप में उपलब्ध होगा तो हमें प्रत्येक समस्थानिक का रूप प्रतिशत में जानना होगा। उसके बाद उसका औसत द्रव्यमान निकाल के हम फिर ही उसका द्रव्यमान ज्ञात कर पाते हैं। क्योंकि आपका पता है कि क्लोरीन का 2 है, 35 है, 37 है और कितने रेशियो में उपलब्ध है। क्योंकि ये है आपका 3:75/100, ये है आपका 3:1 यानी ये 25/100। इसको हम निकाल के फिर क्लोरीन के केस में निकालते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या, मतलब ये भिन्न वाला हो गया ना, पॉइंट में जब हम कुछ लिखते हैं ना 22/7, तो ये भिन्नात्मक रूप हो गया। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं, अगर हाथ में आप ले रहे हो तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान। क्लोरीन अगर आप ले रहे हैं तो उसका मतलब है अगर हाथ में जो क्लोरीन है उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और उनका जो अलग अलग रेशियो होगा 3:1 का होगा, जिसका मास होगा आपका 30.5। अब समस्थानिकों का उपयोग बताया गया है, कुछ खास नहीं है कि यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग आप सबको पता है परमाणु भट्टी में किया जाता है ईंधन के उत्पादन के रूप में। जो कैंसर है, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का जो है ना, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका उपयोग किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इन्हीं सब से, कोबाल्ट 60 होते। हाँ। आपका घेंघा रोग के लिए भी जो है ना, घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का यूज किया जाता है। तो कई बार ये तीनों इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब आया, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा। समभारिक क्या होता है, भार का मतलब क्या होता है, कोई एक बच्चा बता दो। भार का मतलब, अगर मैं बोलूँ सम का मतलब है बराबर, सम का क्या मतलब हो गया, बराबर। और भारी का क्या मतलब हो गया, भार। तो जब दो चीजों का या दो लोगों का या दो किन्हीं भी वस्तुओं का भार बराबर होगा, भार का मतलब क्या सपना, द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर होगा तो हम उसको समभारिक बोलेंगे। सम का मतलब क्या होता है, हरी आप लोग बहुत मूर्ति बैठे बराबर होता है, और बराबर भारी होता का है मतलब सम। भारी, भारी या भार, भारी का मतलब द्रव्यमान भार या द्रव्यमान।
तो जब दो किसी भी तत्व के दो रूप हैं और उनका या कोई भी दो तत्व है उसका भार समान है तो हम उसको समभारिक बोलते हैं, भले ही उसका एटॉमिक नंबर वो अलग अलग हो। जैसे देख लो कि दो तत्व है, एक कैल्शियम है, एक लेते हैं कैल्शियम, और जिसका परमाणु संख्या कितना है 20, और इसका भार होता है आपको पता है 40, और एक है आपका आर्गन। आर्गन को इसी तरह डिनोट करते हैं ना, इसकी परमाणु संख्या है 18, लेकिन इसका भी भार है बेटा 40। तो दोनों तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो 40 है। ध्यान से सुनना, दोनों तत्वों की परमाणु जो द्रव्यमान है वो 40 है। सही बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है मसरूफा, सपना? यस मैम। तो हाँ दोनों जी। का देखो, दोनों का जो है ना समस्थानिक, ये लोग समस्थानिक नहीं है, ये लोग क्या है, समभारिक है, क्योंकि इनका भार कैसा है, भार मतलब द्रव्यमान, भार सेम है, भार से, द्रव्यमान समान, परमाणु संख्या अलग। हाँ परमाणु लेकिन संख्या, परमाणु संख्या भिन्न है, अलग अलग। हाँ बहुत अच्छा। तो इनका जो है, इनका भार एक्चुअली अलग है, सॉरी भार समान है, मेरे मुंह से निकल गया था, भार इनका समान है, कैल्शियम है और इसका 20। तो यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियोनों की संख्या समान है। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, नहीं बताया इतनी बार कि न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। दोनों संख्या की जो मतलब न्यूक्लियस में मैम जो होती है ना, प्रोटॉन। हाँ बोलो तो रोशन, आप कुछ बोल रहे थे। मैम न्यूक्लियस में जो पाया जाता है उसे न्यूक्लियन बोलते हैं। आप अब उसमें क्या वो पाया जाता है बताए बेटा, थे। हाँ हाँ सही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो पाया हाँ जाता है न्यूक्लियस बहुत में। अच्छा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है सपना, हिंदी में बोलते हैं नाभिक। नाभिक में जो तत्व मौजूद होता है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं को न्यूक्लियन बोलते हैं। समझ में आया सपना? हाँ जी मैम, जी मैम। जी, तो न्यूक्लियन की संख्या समान है, यानी द्रव्यमान तभी हम निकालते हैं ना, दोनों को जोड़ के ही निकालते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यस संख्या को। तो यानी यहाँ भी हाँ जी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, समान है, छोटा छोटा लिख रहे हैं। और इस यहाँ भी क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है, समान है, तभी तो इन दोनों का भार भी समान है। यस मैम। रोशन, डाउट है क्या? परमिला, आर्यन, अनु, नहीं मैम। अब समझ में आया कि इसके एक्चुअली न्यूक्लियन के नंबर्स बराबर हैं, यानी परमाणु भार कैसे बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होने के कारण इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर है। तो भार जिसका बराबर होता है उसको हम समभारिक बोलते हैं, और जिसका स्थान बराबर होता है उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक। हाँ मैम लेकिन तो आर्गन का तो अलग है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, फिर भी उसका परमाणु जो भार है, द्रव्यमान वो सेम है, 40 आ रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब प्रोटॉन, मान लो कि इसमें मान लो कि 20 प्रोटॉन है, तो 20 प्रोटॉन घटा लेंगे तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा, 20 ही होगा ना कैल्शियम में। लेकिन आर्गन के केस में कितना प्रोटॉन होगा इसके अंदर, 18 ही होगा। प्रोटॉन की 18। संख्या तो परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो प्रोटॉन कितना होगा, 18 होगा। तो बाकी 40 में से 18 घटाओगे तो कितना आया न्यूट्रॉन की 22। संख्या, 22 है। 22। तो इसका न्यूट्रॉन इतना है, तो अलग अलग न्यूट्रॉन है, ठीक है। ठीक है जी मैम। हाँ न्यूट्रॉन अलग अलग है, लेकिन भार तो बेटा समान है, कैसे भी जोड़ लो, कैसे भी कुछ कर लो, प्रोटॉन बढ़ा लो घटा लो, न्यूट्रॉन बढ़ा लो घटा लो, लेकिन अगर आपका द्रव्यमान संख्या बराबर है तो हम उसको समभारिक ही बोलेंगे। समझ में आया? जी। हाँ जी मैम। हाँ, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, समान होने के कारण ही हम उसको क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ समझाया हुआ, मेरी बात को ऐसे लिख देते हैं क्यों ऐसे होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? नहीं मैम। पूछना है रोशन, आपके पास आई कल थिंक। मैम मैं पढ़ कर आऊंगी कल। हाँ जरूरी है थोड़ा सा क्योंकि डाउट हाँ, नहीं है, वो हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा है मेरे में स्टार्टिंग से थोड़ा सा, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। पूरा नहीं आ रहा है आपके में, अभी भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं वो मेरा डाटा इशू था तो इसलिए स्क्रीन नहीं आ रहा था, इसलिए हम गलत सारा चीज़ अप्रोच कर रहे थे तब से, इसलिए हम बोल भी नहीं रहे। हम सुन अच्छा रहे थे इसलिए क्लास का पूरे से। नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ह्यूमन बीइंग है, गलती होती है। और ये एक्चुअली थोड़ा मैथमेटिकल टाइप से पूरे टर्म पे मतलब बेस है ये चैप्टर, संभारिक समस्थानिक। थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ये चीज़ मत भूलिएगा। एक दो न्यूमेरिकल इधर उधर से हम पूछ लेंगे, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आइएगा, चैप्टर नंबर 5, और ये चैप्टर रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, रखते हैं। थैंक यू। मोस्ट